हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने लेकर आता हूं आज के दिन के कुछ प्रमुख समाचार कि आज के दिन जो है ऐसी कौन सी खबरें हैं जो न्यूज में रही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज जो मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हमेशा बच्चों को, छात्र छात्राओं से चर्चा में बताता हूं कि अगर आपको एक ऐसी प्रॉब्लम का नाम लेना हो, एक ऐसी समस्या के बारे में बताना हो जिससे भारत में हम आज तक छुटकारा नहीं पा सके हैं, मतलब आप किसी भी पीढ़ी से बात कीजिए, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पीढ़ी से बात कीजिए, अपने माता पिता की पीढ़ी से बात कीजिए या फिर अपनी पीढ़ी से बात कीजिए, वो सारी पीढ़ियां उस एक समस्या से ग्रसित हमेशा रही ही हैं। वो समस्या है बेरोजगारी की समस्या। ये बात मानते हो या नहीं मानते कि आप जो है किसी भी पीढ़ी से पूछकर देखिए, आप अपने दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी से पूछे, वो भी कहेंगे यार हमारे टाइम में भी बड़ी बेरोजगारी थी। आप अपने माता पिता की पीढ़ी से पूछे, वो भी कहेंगे यार उनके टाइम में भी बड़ी बेरोजगारी थी। और अगर आप आज की पीढ़ी, तो आप लोग खुद हो, तो आप लोग देख ही रहे हो कि यार रोजगार की समस्या हमारे सामने आज भी है। तो रोजगार को प्रदान कर पाना ये एक ऐसी चीज है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास के अलग अलग चरणों में सफल नहीं रही है, अक्षम रही है। तो रोजगार को लेकर ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करती है। तो अगले 10 से 15 मिनट में उस रिपोर्ट में कौन सी खास बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस में उसका एक आर्टिकल आया है, अच्छे से ग्राफ उन्होंने बना के दिए हैं, तो उस आर्टिकल का ही हम प्रयोग करेंगे इसको समझने के लिए। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता कि भाई हमारा P2I बैच जो है, पहली बार स्टडी IQ P2I बैच में लेकर आया है EMI की सुविधा। तो आप में से वो लोग जो अब तक धन के अभाव के कारण इस बैच से जुड़ नहीं पा रहे थे, आप सबके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा मौका, एक बहुत ही सुनहरा मौका आप सभी के लिए है। तो क्षमा कीजिएगा, हाँ जी, एक बहुत ही अच्छा अवसर आप सभी के लिए है। और यह अवसर क्या है? यह अवसर है कि भाई आप जो है आप बहुत ही सरलता से केवल 10,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट देके, केवल 9,999 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट देके आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट इसमें होंगी, आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करना होगा। 2 होंगी 10-10 हजार की और तीसरी होगी 4,000 की। इस तरह से आप 3 महीने में पे कर सकते हैं। यह सुविधा आपको केवल मिलेगी 31 मार्च तक, यह बात याद रखिएगा। बैच हमारा कल शुरू हो रहा है 29 तारीख को शाम को 6 बजे। तो आप एकदम तुरंत AJ लाइव कोड लगाइए, उससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो AJ लाइव कोड लगाकर अब आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को एक सुचारू रूप प्रदान कीजिए और तुरंत ही इस बैच से जुड़ जाइए। EMI की सुविधा हम पहली बार लेकर आए हैं, इसका लाभ उठाइए और आप जो है अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही शक्ल प्रदान करें। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं हमारे आज के आर्टिकल पर। तो यार ये आर्टिकल है जिसकी बात मैं कर रहा था, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट लाया कौन कौन है। ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 इसका नाम है। ये लाया है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास संस्थान और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये 2 संगठन मिलकर इस रिपोर्ट को लेकर आए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इस रिपोर्ट में एक लॉन्ग टर्म स्टडी किया है, एक लंबे समय का दीर्घकालिक अध्ययन किया है कि भारत में रोजगार के पैटर्न क्या है, रोजगार की भारत में स्थिति क्या है। भारत की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इसको नाम दिया गया है, भारत की रोजगार रिपोर्ट के नाम से इसको बुलाया गया है। ठीक है, अब चलिए जल्दी से हम समझते हैं कि इसकी कुछ खास बातें क्या हैं। इसको आप चाहिए तो मेरे साथ नोट करते रहिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि भारत में अभी भी पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही है, जो मैंने अपनी हिंदू की क्लास में आपको समझाई भी थी जब मैंने वहां पर ये रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करी थी, तो इसमें ये क्या कहती है कि द स्लो ट्रांजिशन टू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट हैव रिवर्स्ड। ठीक है, यानी कि हुआ क्या भारत में कि हम ये मानते हैं किसी भी देश में और भारत में भी कि भाई विकास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कृषि पे आपकी निर्भरता कम होगी। ये बात तो आप मानते हो कि भाई पहले क्या होता था, ज्यादातर लोग कृषि पे निर्भर होते थे। हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे विकास होगा, समय गुजरेगा,
लोग कृषि पर निर्भरता कम करेंगे, उद्योग धंधों पे, सेवा क्षेत्र में उनकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। ये लॉजिकल कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, ये आप सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, भारत में ये कहते हैं कि ये पैटर्न उल्टा है, कि जिस तरह से हम चाहते थे कि लोग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट छोड़कर फार्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ, माफ कीजिएगा, फार्म एम्प्लॉयमेंट छोड़ के नॉन फार्म, कृषि से गैर कृषि की ओर जाए, वो उतना तेज हुआ नहीं है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। विमेन लार्जली अकाउंट फॉर इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग खुद से, एंड अनपेड फैमिली वर्क, ये तो हमको पता है, जो लोग खुद से अपना काम करते हैं और जो है जिनको काम करने के पैसे नहीं मिलते, अवैतनिक काम जो करते हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा हैं उनमें। यूथ एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ पुअरर क्वालिटी, ठीक है, यानी कि युवाओं को जो काम मिल भी रहा है उस काम की गुणवत्ता बहुत कम है। यह बात भी ये रिपोर्ट हमको बताती है, ठीक है। अब आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को एक बार देखते हैं। इस ग्राफ में सबसे ज्यादा जो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी वो ये थी, देखिए इनमें आपको, देखिए आपको एक तरह का स्टैग्नेशन नजर आएगा। यूथ में भी आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड और आपका रेगुलर, तो यहां पे एक फर्क पड़ा है कि आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ा है, लेकिन ये भी लो पेड काम है, लेकिन रेगुलर काम है, ठीक है। और अडल्ट में आप देखेंगे तो हार्डली कोई फर्क है, जो स्थिति आज से 20-22 साल पहले थी वो स्थिति आज भी है। इसमें हैरान कर देने वाला आंकड़ा जो आता है वो यहां पे आता है कि हमारे बेरोजगारों में, कि भाई बेरोजगारों के अंदर कौन कितना योगदान देता है। तो बेरोजगारों में ये जो लाइट कलर वाला जो है वो दिखाता है कि वो लोग जो 10वीं या उससे ज्यादा पढ़े हुए हैं। आमतौर पे हम ये मानते हैं कि यार बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो अनपढ़ लोगों की बढ़ी होगी, लेकिन उस दावे को ये झुठलाता है। ये कहता है कि बेरोजगारी जो हमारे यहां बढ़ी है, आप देखिए सन 2000 में जो कुल बेरोजगार थे उनमें से मात्र 54.2% ऐसे थे जो 10वीं से ज्यादा पढ़े हुए थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ के 65.7% हो गई है। यानी कि लोगों को शिक्षा तो हम दे पाए। देखिए इसको डिकोड कैसे करें, इसको समझे कैसे, कि भारत सरकार ने जो बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया कि यार पिछले 2 दशकों 2.5 दशकों में कि यार हम शिक्षा दें, वो उसमें तो हम सफल रहे कि भाई अब जो है, लेकिन उन शिक्षित बच्चों को रोजगार क्या हम दे पाए? इसका जवाब है ना। कि लोगों को स्कूली शिक्षा तो मिल गई, लोग 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, कॉलेज भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी रोजगार उनको नहीं मिला। इसलिए जो बेरोजगार ग्रेजुएट या बेरोजगार पढ़े लिखे लोग थे वो पहले 54.2% कंट्रीब्यूट करते थे, अब वो 65.7% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा कि शिक्षित लोगों को रोजगार की कमी पर इसका सबसे बड़ा चौंकाने वाला एक आंकड़ा जो है वो ये नजर आता है, ठीक है। एक ये इंडेक्स भी लेके आया है, वो इंडेक्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स, कि भैया आपका जो रोजगार है उसकी दशा क्या है। तो ये एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स जो है 2005 से 2021-22 में ये सुधरा है, लेकिन इसका सुधार भी बड़ा क्षेत्रीय है। जैसा कि पता चलता है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश बॉटम पे रहे हैं, ठीक है, पूरे समय, यानी कि इस पूरे 18-20 साल के पीरियड में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इसके बॉटम पे रहे हैं, खराब करते रहे, अभी भी ये ऊपर नहीं आ पाए हैं। वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात ये हमेशा टॉप पर ही रहे हैं। तो एक तरह से जो क्षेत्र अच्छा कर रहा था वो अच्छा करता रहा है, जो क्षेत्र खराब कर रहा था वो क्षेत्र खराब करता रहा है। तो एक क्षेत्रीय, जो एक हम मानते हैं कि भारत में विकास की प्रवृत्ति क्षेत्रीय है, वो यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। क्षेत्रीयता का जो एक पैटर्न है वो यहां पर बदलता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है। 7 इंडिकेटर्स पे आधारित है ये, आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन रेगुलर फॉर्मल वर्क, ऐसे लोग जो रेगुलर औपचारिक तरीके का काम करते हैं वो कितने हैं। परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबर, जो लोग दिहाड़ी मजदूर टाइप के हैं वो लोग। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो खुद से स्वरोजगार करते हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्योंकि याद रखिएगा स्वरोजगार कई बार धनवान लोग भी करते हैं, लेकिन वो नहीं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कि आपके यहां कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है काम करता है। एवरेज मंथली अर्निंग ऑफ द कैजुअल लेबर्स, जो दिहाड़ी मजदूर है वो औसतन महीने का कितना पैसा कमाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सेकेंडरी एंड अबव एजुकेटेड यूथ, जो आपको अभी बताया 10वीं या उससे ज्यादा पढ़ा हुआ युवा जो है उसमें बेरोजगारी कितनी है। और यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट और एंड एजुकेशन और ट्रेनिंग, वो बच्चा जो ना तो काम कर रहा है और ना किसी प्रकार की शिक्षा या ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, यानी कि जो रोजगार के आसपास भी कहीं नहीं है। इन 7 पैरामीटर्स के आधार पर इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स को भी निकाला है, ठीक है। यह बात क्लियर हो गया। आगे ये बताते हैं कि यार भारत के अंदर
इसको आप देखेंगे 82% के आसपास जो वर्कफोर्स है, कुल लोग हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है। और लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं, जिनकी अपनी नौकरी इनफॉर्मल है। देखिए दोनों में फर्क होता है। इनफॉर्मल सेक्टर ये होता है जैसे आपका कृषि हो गया, जो सेक्टर ही फॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मली एम्प्लॉयड का मतलब ये हो गया कि कोई कंपनी है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में अग्रीमेंट नहीं है, कंपनी में बिना किसी अग्रीमेंट के इनफॉर्मली काम कर रहे हैं। तो अभी भी जो आपके यहां असंगठित क्षेत्र है या आपके यहां जो अनियमित वर्कर हैं, उनकी बहुत बहुत बड़ी बहुमत है, उनके पास एक बहुत बड़ा बहुमत है। तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था का जो हम फॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, जो उसका औपचारीकरण करना चाहते हैं, वो अटेम्प्ट जो है हमारे सफल अभी तक नहीं हो पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये एकदम स्पष्ट करता है ये वाला सर्वेक्षण आपका जो आया है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट, अगर आप ऊपर वाले ग्राफ में भी देखें तो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट कहां से आता है? सेल्फ इंप्लॉयमेंट से आता है। जो लोग स्वतः अपना स्व काम करते हैं, जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यूथ जो युवा लोग हैं उनमें भी, और अडल्ट जो आपके थोड़े बड़ी आयु के लोग हैं, सब में तकरीबन आधा, और यहां पर आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में संलग्न हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। कैजुअल और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो आधे से कम है, ये बात स्पष्ट होती है। हालांकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आमतौर पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जो नियमित श्रम होता है, कि आप एक ऑफिस जाते हैं, वहां से आपको एक वेतन मिलता है, आपका काम फिक्स है, आपकी तनख्वाह फिक्स है, वो एक बेहतर क्वालिटी का काम माना जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि भाई आप एक नौकरी पे जाते हो तो आपका एक नोटिस पीरियड होता है, आपको कोई ऐसे आज के आज निकाल नहीं सकता, आपको कई सारी स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं मिलती है वगैरह वगैरह। आपके पास एक सुरक्षा होती है कि हाँ यार ये नौकरी है, ये नौकरी मेरी है, मैं इस नौकरी में काम करता रहूंगा, तो ये थोड़ा बेहतर तरीके का एक काम माना जाता है, ठीक है। और वहीं जो इर्रेगुलर जॉब हैं वो तो ऑब्वियसली खराब मानी ही जाती हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। महिलाओं का पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है भारत का हमेशा से, कि ये बहुत सारी इस पे किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि यार महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे श्रम बल में कितना है। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन भारत में बहुत कम है। तो आप अगर देखेंगे सन 2000 से 2019 तक, ये बताते हैं कि सन 2000 से 2019 तक इसमें भारी गिरावट आई, ठीक है। तो लगभग ये जो है ये 14.4% तक नीचे गिर गया, लेकिन 2019 के बाद से 8.3% ये बढ़ा है। तो ये आपको इस तरह का इसका ग्राफ मिलेगा कि 2008 से 2019 तक ये नीचे, 2000 से 2019 तक नीचे गिरता गया, और 19 से 22 तक इसमें तेजी से बढ़ोतरी आई, और ये 14.4% जो लॉस हुआ था, इसमें से 8.3% हमने वापस पा लिया है, ठीक है। तो खैर भारत में महिलाओं का श्रम बल जो अभी है वो कितना है? श्रम बल भागीदारी 32.8% है। कुल महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उनमें से 32.8% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास वास्तविकता में काम है। पुरुषों में यह संख्या 77.2% है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। दुनिया में भी फर्क होता है महिलाओं और पुरुषों में, लेकिन वैश्विक औसत जो है, जो भारत में ये 32.8 है, उसका वैश्विक औसत 47.3% है। तो भारत जो है आप देख सकते हैं वैश्विक औसत से करीब करीब 33% पीछे भारत इसमें पाया जाता है। हालांकि जो भारत का क्षेत्र है दक्षिण एशिया में आप देखेंगे कि औसत जो है मात्र 24.8% है। तो दक्षिण एशिया से भारत निश्चित तौर पे बेहतर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वैश्विक औसत से भारत काफी पीछे है। वैसे भी हम दक्षिण एशिया के नेता हैं, दक्षिण एशिया के हम बहुत बड़े देश हैं, हमको अपनी तुलना दक्षिण एशिया से नहीं करनी चाहिए, भारत को अपनी तुलना विश्व से करनी चाहिए। हमारी स्पर्धा भी जो होनी चाहिए वो विश्व की बड़ी शक्तियों से होनी चाहिए, ना कि दक्षिण एशिया की शक्तियों से। ये बात क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम आए आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन पे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, there has been a reversal of the slow transition towards non-farm employment after 2018-19, ठीक है। तो देखिए, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट फेल टू अराउंड 42%, 42% इन 2019 फ्रॉम 60% इन 2000। तो बेटा आपके देश में कृषि में 60% लोग काम करते थे सन 2000 में,
2019 में ये घट घट के आ गया 42% तक। सामान्य प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से हम सभी मानते हैं कि यार ये ठीक बात है। 2000 में कृषि में 60% लोग थे, 2019 में वो घट के 42% तक आ गया। जो हम कहते हैं सामान्य तौर पे लोग खेती छोड़ के दूसरे आपके उद्योग क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं या फिर सेवा क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हम जानते हैं, ये तो भाई इसमें तो कोई अनपेक्षित बात नहीं है। अब यहां पर क्या है, ये जो लोग मूव किए, ये जो लोग कृषि छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में गए, ये ज्यादातर कहां गए? ये ज्यादातर गए कंस्ट्रक्शन में और सर्विसेज में। आपके यहां जो शहरों में निर्माण होता है, उस कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर होते हैं, आमतौर पे ये लोग यहां पर पाए गए और सर्विसेज में यहां पर पाए गए। ठीक है, और इसका जो है ये आप देखेंगे 23% लोग थे सेवा क्षेत्र में, वो बढ़ के 32% हो गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहां पर, देखिए आपको और मैन्युफैक्चरिंग में जो हम कहते हैं विनिर्माण में हम बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं, विनिर्माण में हम 12 से 14% लोग ही अटके रहे, उतने ही रहे। यानी कि कृषि से लोग निकल के सीधे सेवा में गए, सेवा से निकल के, जब ये रिवर्सल भी हुआ आपको बताऊंगा, सेवा से निकल के लोग सीधा कृषि में गए, उद्योग की तरफ लोग नहीं गए। तो जो बार बार मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूं अलग अलग लेक्चर्स में कि भारत के विकास की यात्रा में उद्योग का चरण मिसिंग है। वो उद्योग का जो चरण है उस पर तो हमने कभी काम किया ही नहीं, बड़ी औद्योगिक शक्ति हम कभी बने ही नहीं। वो यहां पर भी एविडेंट है, यहां पर भी देखने को मिलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब कोविड का समय आया, अभी 2019 तक तो यह बात हमको समझ में आती है, लेकिन 2019 के बाद हम इसमें क्या पैटर्न देखते हैं कि कोविड के समय अचानक से कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ गई। तो एक बहुत बड़ी बात जो पता चलती है वो ये है कि भारत में कृषि क्षेत्र जो है वो तो नॉन कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र से जो लोग निकल के आते हैं उनको अब्सॉर्ब करने में सक्षम है। जैसे मान लीजिए कोविड के समय में क्या हुआ, 2019 के बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 2000 से 2019 तक ये ग्राफ एकदम जैसा हमको लगना चाहिए वैसा ही है कि भैया धीरे धीरे आप देख रहे हो, सन 2000 में क्या था, आपके यहां 60% लोग कृषि में थे और सन 2019 आते आते वो 42% हो गए। वो एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये चल रहा है, एकदम बढ़िया बात है। अब यहां पे चैलेंज क्या आता है, 2019 के बाद से क्या हुआ, गैर कृषि क्षेत्र में श्रम कम हो गया, लॉकडाउन लग गया, मजदूर थे, ज्यादातर लोग मजदूर बने थे, उनकी नौकरियां चली गई, वो लोग अपने गांव वापस चले गए और सडनली हमको 2019 के बाद से एक जंप दिखाई देता है, एक प्रकार का उछाल दिखाई देता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक बार दोबारा कृषि में लग गए। तो भारत में कृषि क्षेत्र में जो श्रम था उसकी प्रतिशतता बढ़ जाती है 2019 के बाद से, जो कि कुछ हद तक कंसिस्टेंट है। यह बात सही है कि भाई आपके यहां से, अब हम ये अगर वक्त के हिसाब से देखें तो कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि विकास की हम उल्टा जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कोविड था तो आपके यहां जो गैर कृषि क्षेत्र था वहां के रोजगार गए तो वो लोग जाके कृषि में लग गए। लेकिन एक जो बेटा इसमें पैराडॉक्स समझ में आता है, वो पैराडॉक्स क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि जो है वो अभी भी गैर कृषि लोगों को अब्सॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जैसा कोविड के समय में किया, लोग नौकरियां छोड़ के अपने गांव वापस गए, वहां पे खाली नहीं बैठे, खेती में लग गए। सीधी सीधी बात है, खेती बाड़ी में लग गए। तो खेती ने, अब उनकी आय ज्यादा हुई हो कि नहीं हुई हो पता नहीं हुई होगी निश्चित तौर पे, लेकिन उन्हें कम से कम काम मिल गया। लेकिन गैर कृषि क्षेत्र जो है वो कृषि छोड़कर आए लोगों को अवशोषित नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि कृषि की जो अवशोषण की क्षमता है वो ज्यादा है, गैर कृषि क्षेत्र की अवशोषण की क्षमता भारत में उतनी विकसित आज भी नहीं हुई है। ये एक बात यहां पर हमको समझ में आती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो हमारे को क्या हो रहा है इसमें, बार बार आर्टिकल के हम शुरू में पहुंच जा रहे हैं। खैर चलिए, तो ये जो एक हमको ये रिवर्सल देखने को मिलता है, उस रिवर्सल से हमको ये एक सिंपल सा पैटर्न जो है वो समझ में आता है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हुई, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। युवाओं का काम बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूथ एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क कम है, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, आपको यह समझ में आएगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो कम है, क्योंकि युवाओं के पास जो काम है या तो वो दिहाड़ी मजदूर वाला काम है या फिर वो अनियमित काम है, रेगुलर रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। और जैसा कि आपको मैंने बताया, सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ज्यादा शिक्षा वाले लोग जो है बेरोजगारों में, उनकी संख्या बढ़ रही है। यानी कि ये जो बात हम
मानते थे कि शिक्षा सीधे सीधे आपको ज्यादा रोजगार दिला देगी, ऐसा यहां पर उचित नहीं है। भारत में कौशल की दशा पे भी रिपोर्ट टिप्पणी करती है। वो कहती है कि किस तरह से भारत में 90% लोग अभी भी किसी स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लगा सकते। भारत में 60% लोग अभी भी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। भारत में अभी भी 75% लोग जो है वो एक अटैचमेंट के साथ ईमेल नहीं भेज सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक जनसांख्यिकीय लाभांश है या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो डिविडेंड कितना हमारे लिए लाभदायक होने वाला है, इस पर एक सवालिया निशान फिर से लग जाता है। तो यहां पर कुछ वे फॉरवर्ड यहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने बताए हैं कि भाई कुछ काम जो हमको करने पड़ेंगे। प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन, ये तो कोई मतलब ऑब्वियस सी बात है, नौकरियां और उत्पन्न कीजिए, ठीक है। इंप्लॉयमेंट की क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, बेहतर प्रकार की नौकरियां उत्पन्न कीजिए। लेबर मार्केट की इनइक्वालिटीज को खत्म कीजिए कि कम से कम जो आपके यहां असंगठित जो क्षेत्रों में उत्पीड़न है उसको आप कम करें, स्किल को स्ट्रेंथ करें और आपका जो लेबर मार्केट की पॉलिसी है उनको आप बेहतर करें। और यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली नॉलेज डेफिसिट आप खत्म करें कि ऐसा ना हो कि यूथ को काम मिल ही ना पाए पढ़ा लिखा होने के बावजूद। तो आपकी शिक्षा पद्धति जो है उसको भी ज्यादा रोजगार परक बनाएं, ठीक है। आगे रिपोर्ट कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एम्प्लॉयमेंट पर आने वाले दिनों में असर पड़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे जो बैक ऑफिस वाले काम होते हैं, बेसिक काम होते हैं, जैसे मान लीजिए वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है ना, बेसिक रिसर्च करना, ये सारे काम जहां जो नॉर्मली कॉलेज के फ्रेशर्स को दिए जाते थे, ये सारा काम अब एआई कर सकता है। तो आने वाले दिनों में इसका भी काम हमको देखने को मिलेगा, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड इन इमर्जिंग केयर एंड डिजिटल इकोनॉमीज व्हिच कुड बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये इस बात को देखिए कि जैसे जैसे आप डिजिटल हो रहे हैं, हमको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी हो, उनकी नौकरियां जो है खतरे में ना पड़े, ठीक है। यह हमको देखना पड़ेगा। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है, गैर कृषि जो हमारे यहां कार्य क्षेत्र है, उसको हमें और उसमें विकास की गति हमको और बढ़ानी पड़ेगी। आमतौर पर हम ये कहते हैं कृषि की विकास की गति कम है, गैर कृषि की ज्यादा है, लेकिन रोजगार तब भी कृषि ज्यादा दे देती है, गैर कृषि कम दे पाता है। तो इस एनामली को हमें खत्म करने के लिए गैर कृषि में शायद और विकास की आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एमएसएमई क्षेत्र को हमको बढ़ाना पड़ेगा, उनको और मॉडर्न करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो भारत के रोजगार के क्षेत्र के बारे में आईएलओ की रिपोर्ट से हमको पता चलती हैं। नीति आयोग भी इस रिपोर्ट के साथ एंगेज कर रहा है और इस तरह की रिपोर्ट जो होती हैं वो आने वाले समय में सरकार की जो नीतियां बनती हैं, जिन पर सरकार काम करती है, उन नीतियों को भी प्रभावित करती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट का भारत सरकार की नीतियों पर किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में हमको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलिए अब जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है कल शाम 6 बजे से। 29 तारीख शाम 6 बजे से हमारा P2I कोर्स जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और पहली बार स्टडी IQ में आया है EMI का सिस्टम, यानी कि अब आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स देकर। पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी 9,900 रुपए से शुरू है, इसमें 999 लिखा है। एजे लाइफ कोड लगाएंगे तो ये 9,900 हो जाएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी 9,900 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको फिर 9,900 रुपए की देनी होगी और तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी 3,960 रुपए की। तो इन 3 इंस्टॉलमेंट्स के साथ आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। एजे लाइव अगर आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे लगाएंगे, याद रखिएगा ये इंस्टॉलमेंट की सुविधा केवल 31 मार्च 2024 तक, यानी कि अगले 3 दिन उपलब्ध है आपके सामने। तो आप जो है अब इस योजना का लाभ उठाइए, जल्दी से जल्दी इस कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही शक्ल प्रदान कीजिए, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा, ठीक है। चलिए इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।